अस्सलाम वालेकुम डियर लिसनर्स। जी जनाब, कहिए तो क्या हाल अहवाल हैं, कैसे हैं आप सब? दुआ है, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आप सबसे जो है मुझे एक गिला है। अब आप लोग कहेंगे कि आए दिन कोई ना कोई गिला करती रहती हूँ, तो जनाब गिला भी अपनों से ही होता है। आप सबको अपना समझती हूँ तो आप सबसे गिला भी करती हूँ, शिकवा भी करती हूँ, नाराज़गी का इज़हार भी करती हूँ। तो मेरी नाराज़गी ये है कि जनाब जिस तरह से आप कहानी सुनते हैं, नावल सुनते हैं मेरी आवाज़ में, तो शायरी भी सुन लिया करें। आप सबके लिए मैं नावल रिकॉर्ड करती हूँ, तो शायरी रिकॉर्ड करना मेरा शौक़ है, तो आप सब उसे सुन तो लिया करें ना। इतनी ज़्यादा लंबी वीडियो तो नहीं होती ना कि आपका बहुत ज़्यादा वक्त लग जाएगा जिसमें, तो थोड़ी सी तवज्जो जो है शायरी पर भी दे दिया करें, उसे भी सुन लिया करें। ज़्यादा से ज़्यादा 2 मिनट की वीडियो होती है और शॉर्ट्स जो हैं वो तो वैसे ही 1 मिनट के होते हैं, तो प्लीज़ थोड़ा सा वक्त उन्हें भी दे दिया करें और कमेंट सेक्शन में भी बता दिया करें। और अगर आप लोग अपनी कोई फरमाइश करना चाहें शायरी के हवाले से, तो वो भी मैं पूरी कर दूँगी। आप कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर दिया करें, तो मैं कोशिश करूँगी कि वो अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड कर सकूँ। थोड़ा-सा तो बर्दाश्त कर लिया करें ना, कहानी की एपिसोड भी तो इतनी लंबी ड्यूरेशन की आप बर्दाश्त करते हैं, मुझे सुनते हैं, तो 2 मिनट की शायरी सुनना कौन-सा मुश्किल काम है यार, सुन लिया करो प्लीज़। और बढ़ते हैं कहानी की जानिब, तो जनाब ये कहानी जो है वो मुझे पसंद आई है। पूरी तो मैंने नहीं पढ़ी, लेकिन जिस तरह से मैं पढ़ती हूँ शुरू से, दरमियान से और आखिर से, तो उस हिसाब से मुझे दिलचस्प लगी और मुख्तलिफ भी लगी। टिपिकल स्टोरीज़ की तरह मुझे नहीं लगी ये कहानी। राइटिंग स्टाइल मुझे अच्छा लगा, तो इसलिए मैंने ये कहानी चुन ली है। और दूसरी बात मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि अब से जो है वो नावल की जो एपिसोड है उसका ड्यूरेशन मज़ीद कम होगा। हाँ, मैं ये ज़रूर करूँगी कि दिन में 2 एपिसोड अपलोड कर दूँ, यानी आपको उतनी ही सुनने को मिले कहानी जितनी एक एपिसोड में मिलती है। लेकिन अब मैं जो है वो थोड़ा डिवाइड कर दूँगी। एक ही वक़्त में जब मैं रिकॉर्डिंग करती हूँ ना, तो मुझे काफ़ी प्रॉब्लम हो जाती है। मेरा गला जो है वो बहुत ज़्यादा दर्द भी करने लगा और बहुत ख़राब रहता है अक्सर ही। तो इस वजह से मैंने सोचा है कि एक ही वक़्त में मैं एपिसोड रिकॉर्ड नहीं करूँगी। अब मैं ऐसे किया करूँगी कि सुबह में कर ली और शाम में कर ली, एक ही सिटिंग में मैं रिकॉर्डिंग नहीं कर सकती। तो जैसे ही रिकॉर्डिंग हुआ करेगी एपिसोड की कंप्लीट, तो मैं उसे अपलोड कर दिया करूँगी। लेकिन ज़्यादा लॉन्ग ड्यूरेशन की मैं अपलोड नहीं कर सकूँगी। उम्मीद है आप सब इस प्रॉब्लम को समझेंगे और मेरे साथ जो है वो कोऑपरेट करेंगे। एपिसोड्स जो हैं वो ज़्यादा हो जाएँगी इस तरह से, लेकिन आपको जो 1 घंटे की मिलती है सुनने को, वो तो पूरी 1 घंटे की मिल जाया करेगी एक दिन में। और हाँ, ये ज़रूर है कि 2 हिस्सों में मिलेगी आप सबको। बढ़ते हैं कहानी की जानिब, तो जनाब कहानी का नाम है मिकाइल और इसकी मुसन्निफ़ा हैं अदीना ख़ान। किस्त नंबर 1। बंदा दरख्त पर फालतू बैठा काएँ काएँ करता कौवा हो, मगर किसी की इकलौती औलाद ना हो। अल्लाह ताला मुझे कोई भाई ना सही एक अदद बहन ही दे देता, जिससे मेरे वालिद मोहतरम की थोड़ी सी तवज्जो उस पर भी होती, तो घड़ी मुझ गरीब को सुकून मिल जाता। वो जले दिल के फफोले फोड़ता सदपारा झील के किनारे पत्थर से टेक लगाए पानी में कंकरियां फेंक रहा था, जबकि मछलियां पकड़ते हसन की उसकी दुहाइयों पर हंसी नहीं रुक रही थी। वो बमुश्किल खुद पर काबू पाए हुए था, वरना उसका कोई भरोसा नहीं था हसन का सर खोल देता। यार तू हर वक्त रोना रोता रहता है, मगर असर तो होता नहीं है तुझ पर उनकी किसी बात का। कब से खामोश बैठे वलीद की जुबान में खुजली हुई। तू अब अपना लेक्चर शुरू कर दे, मेरी बजाय तुझे उनका बेटा होना चाहिए था। करते रहते जी हजूरी जैसे अब पीछे पीछे जाते हो। उन्हें वैसे भी बहुत पसंद है तू। उसने वलीद को झिड़का, जिस पर वो खिसिया कर रह गया। आखिर उनकी बात मानने में हर्ज ही क्या है, संभालना तो तुम्हें ही है बिजनेस, तो अभी संभाल लो। भूल क्यों नहीं जाते तुम सब कुछ। वलीद ने फिर कोशिश की, लेकिन वो हत्थे से उखड़ गया। आज तो सदपारा झील की खूबसूरती भी उसके रवैये पर मस्बत असर नहीं डाल पाई। तुम लोगों के सामने अगर दिल हल्का कर लेता हूँ तो तकलीफ हो जाती है तुम्हें। दफ़ा हो जाओ दोनों के दोनों, अब नहीं आऊँगा तुम्हें सुनाने। वो कपड़े झाड़ता हमेशा की तरह रूठी महबूबा बना उठ खड़ा हुआ। मिकाइल यारा बात तो सुन। दोनों आवाज़ें देते रह गए, मगर वो अनसुनी करता जन से जीप ले उड़ा। क्या ज़रूरत थी तुझे बकवास करने की, जब जानता है उसे नहीं पसंद अंकल की तरफदारी, लेकिन हर बार तुझे जाने कौन सा कीड़ा काटता है। अब तू ही मनाएगा। हसन ने वलीद को घूरा। मैं उसे वक्त पर अकल देना चाहता हूँ, दोस्त हूँ दुश्मन नहीं। उसे सब भुला देना चाहिए। अब तो अंकल भी थकते जा रहे हैं। वलीद ने पुरसोच अंदाज में कहा। देखते हैं, लेकिन अभी तो पैदल जाने की तैयारी पकड़, तेरी ज़ुबान मुझे भी मरवा देती है।
हसन ने उससे मुक्का जड़ दिया। उन दोनों के घर भी कारदार विला के साथ ही थे, तभी मिकाइल कारदार की नाराज़गी उनको महंगी पड़ती थी। वो ऐसे ही मुंह फट था, जी में आता तो उन्हें अपनी जीप से निकाल बाहर करता और कभी कभी उनके खूब लाड उठाता। वो दोनों मतवसत तबके से ताल्लुक़ रखते थे और आपस में खालाजाद भाई थे, जबकि मिकाइल कारदार उनके बचपन का दोस्त था। वो 8 साल का था जब अपने वालिदैन के साथ स्कर्दू शिफ्ट हुआ। तब से उनकी यारी शुरू हुई, जो स्कूल से लेकर अब कराकोरम इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में भी कायम दायम थी। वो दोनों मेहनत पर यकीन रखते थे, लेकिन मिकाइल कारदार के पास बाप का पैसा था जो वो बेदरेक लुटाता। वो पढ़ने का ख़ास शौकीन नहीं था, तभी बस पास ही होता, लेकिन वो दोनों अच्छा रिजल्ट लाने के लिए सर तोड़ कोशिशें करते। वलीद हमेशा से टॉप पर रहता था। मिकाइल कारदार की अपने बाप से नहीं बनती थी, इसके पीछे भी कोई ख़ास वजह थी। अल्लाहू अल्लाहू दुआ मांगती गनवा ने झट से आंखें खोलते अपने दाएं तरफ देखा, जहां नन्हा सा जहांगीर अपनी गोद में हनी बनी रखे अपनी माँ का स्कार्फ बिछाकर उस पर बैठा आंखें बंद किए ज़ोरों शोर से दुआ मांगने में मसरूफ़ था। गनवा बेसाख्ता नम आंखों से मुस्कुरा दी। वो जानती थी उसका बेटा हर चीज़ में उसे कॉपी करने की कोशिश करता था, अब भी इसीलिए खेल छोड़कर उसके साथ आ बैठा था। मौमी, जय ने भी दुआ मांग ली, वो तोतली ज़ुबान में बोलता जल्दी से उसका स्कार्फ छाड़कर उठ गया। कनवा उसकी फुर्ती पर मुस्कुराहट दबा गई। वो उसका स्कार्फ से ध्यान हटाने की कोशिश कर रहा था। अच्छा, क्या क्या मांगा मौमी की जान ने? उसने जायनमाज रख कर उसे गोद में उठा लिया। जय ने बहुत कुछ मांगा है, वो मौमी को बता नहीं सकता, ये अल्लाह ताला और जय का सीक्रेट है। उसकी सियानी बात पर गनवा उसका गाल चूम गई। ओके जय दी ग्रेट, चलो जल्दी से अन्ना बी के साथ नाश्ता करके हम फिर बाबा से मिलने चलेंगे। वो उसे नीचे उतारती खुद चादर उठाने लगी। दोनों नीचे आए तो अन्ना भी टेबल सेट किए उनका इंतज़ार कर रही थी। अन्ना भी, जय को चूरी खानी है, मियाँ मिट्ठू वाली। जय ने टेबल पर पराठे और आमलेट देखते मुंह फुलाया। अरे मेरा बच्चा, मैं तो भूल ही गई थी, अभी लाई, बल्कि तुम आओ हम साथ बनाते हैं। अन्ना भी उसकी उंगली पकड़े किचन में चली गई, क्योंकि उसके सेहतमंद वजूद की वजह से वो गोद में नहीं उठा सकती थी। कनवा उनकी दोस्ती पर मुस्कुराती हुई नाश्ता करने लगी, तभी उसका फ़ोन बज उठा। स्क्रीन पर नज़र पड़ते ही उसने सर्द आह भरी। उसकी अम्मी अब फिर से उसे दूसरी शादी पर लेक्चर देने वाली थी, जो सुनने का उसका कतई मूड नहीं था। कभी अब्बू जान कॉल करते उनकी ज़िद होती वो वापस आ जाए। आज भी उसे शाम को इंटरव्यू के लिए जाना था, सो वह नहीं चाहती थी दिल भी अभी से उचाट हो जाए। फ़ोन बजता रहा और वो इत्मीनान से नाश्ता करती रही। फिर वो जहांगीर को लिए कब्रिस्तान आ गई। एक तख्ती पर कैप्टन हारिस सैद शहीद लिखा था। जहांगीर ने अपने बाबा को सलाम किया और कब्र पर फूल डालने लगा। गनवा खुद उससे सब करवाती थी, क्योंकि वो चाहती थी उसका बेटा हमेशा अपने बाप को एक हीरो के तौर पर याद रखे। उनके साथ साथ और लोग भी उस अजीम शहीद की कब्र पर फातिहा पढ़ने के लिए मौजूद थे। लोग उन माँ बेटे को अच्छी तरह जानते थे, इसीलिए उनकी इंतहाई ताज़ीम व तकरीम की जाती थी। यही चीज़ उसे वहाँ से जाने से रोकती थी। वो अपने बेटे को अपने बाबा पर फ़ख्र करते देखना चाहती थी। घर के आगे जीप झटके से रोकते वो चाबी गार्ड की तरफ उछालते अंदर बढ़ गया। अब उसे अपने कमरे की तरफ जाते लाउंज से अपने वालिदैन की आवाज़ें सुनाई दी, लेकिन वो इग्नोर करते आगे बढ़ गया। देख रही हो, तुम नालायक इंसान होने के साथ साथ तुम्हारा बेटा बदतमीज़ भी बला का है। ज़रा सा रुक कर सलाम करना गवारा नहीं किया। हयात कारदार ने दांत पीसे, जिस पर शर्मीन ने तासुब से चाय का घूंट भरा। वो ज़्यादातर इन दोनों बाप बेटे की सर्द जंग में ऐसे ही खामोश तमाशाई का किरदार अदा करती थी। पता नहीं ये नाहंजार कब सुधरेगा, मेरे तो दिमाग की चोलें हिला दी हैं इसने। वो खाली कप टेबल पर पटकते उठ खड़े हुए। आप अब कहाँ चल दिए? आपकी तबीयत ठीक नहीं थी। शर्मीन उनके साथ ही उठी। नहीं मर रहा मैं, संभालना तो मुझे ही है ना सब कुछ, वैसे भी बहुत से काम हैं आज। कोई ज़िम्मेदार सेक्रेटरी मिल जाए बस, फिर कुछ बोझ कम हो मुझ पर से। आज इंटरव्यू भी हैं। वो बड़बड़ाते हुए निकल गए। शर्मीन लब भींचे देखती रह गई। उनका रुख अब मिकाइल के कमरे की जानिब था। उन्होंने कमरे में झांका तो घुप अंधेरे ने उनका इस्तकबाल किया। वो घबराते दिल के साथ खिड़कियों से पर्दे हटा गई। मिकाइल, मेरे बच्चे सरे शाम ही क्यों मुंह सर लपेटे पड़े हो? उन्होंने उसकी पेशानी छूकर देखी, जो बेड पर औंधे मुंह पड़ा था। बुखार तो नहीं है? मेरी जान उठो ना, क्या हुआ है? वो उसकी पेशानी चूमते हुए बोली, जो उनकी गोद में सर रख गया। ये रोज़ का मामूल है, फिर भी आप रोज़ाना पूछती हैं, वो कसलमंदी से बोला। मेरे बेटे, मान क्यों नहीं लेते तुम उनकी बात? उन्होंने उसके बालों में हाथ फेरते हुए प्यार से कहा। उन्होंने मानी थी मेरी बात? उसने सख्ती से लब भींच लिए। अब तो भूल जाओ, वक्त गुजर गया है, ज़िंदगी में आगे बढ़ो, उन्हें तुम्हारी ज़रूरत है।
وہ اب تھکنے لگے ہیں۔ آج بھی ان کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ ان کی آواز بھر آ گئی۔ میکائل نے ضبط سے مٹھیاں بھینچیں، سر دوبارہ تکیے پر ٹکا لیا۔ وہ کچھ دیر اسے تکتے رہنے کے بعد کمرے سے چلی گئی۔ دروازہ بند ہونے کی آواز پر میکائل کی آنکھ سے آنسو نکل کر تکیے میں جذب ہو گیا۔ دونوں باپ بیٹا اپنی انا کے پکے تھے۔ غنوہ جے کو انا بی کے حوالے کرتی خود جلدی جلدی انٹرویو دینے پہنچی تھی۔ رکشہ راستے میں بہت سی سواریوں کو لیتا آیا تھا، جس کی وجہ سے وہ تھوڑی لیٹ ہو گئی تھی۔ کاردار ٹرانسپورٹ کی شاندار بلڈنگ کو دیکھتے اس کے حوصلے پست ہوئے تھے۔ رہی سہی کسر وہاں موجود نوکری کے لیے آئے امیدواروں کے رش نے پوری کر دی۔ وہ اپنا دوپٹہ درست کرتی ایک طرف بیٹھ گئی۔ اسے نوکری ملنے کے آثار تو نظر نہیں آ رہے تھے، مگر پھر بھی قسمت آزمائی کا سوچا۔ اس کے پاس BA کی معمولی سی ڈگری تھی، آگے پڑھنے کا وقت ہی نہیں مل پایا تھا۔ وہ انگلیاں چٹکھاتی سب لڑکوں اور لڑکیوں کو دیکھنے میں مصروف تھی جو انتہائی پورے اعتماد نظر آ رہے تھے۔ 2 گھنٹے بعد اس کا نام پکارا گیا تو لمبا سانس لیتے وہ اندر داخل ہوئی۔ میز کے دوسری طرف ایک ادھیڑ عمر اور 2 نوجوان شخص بیٹھے تھے۔ وہ سلام کرتی بیٹھ گئی۔ آپ کا تجربہ ہے کہیں جاب کا؟ وہاں موجود عمر رسیدہ شخص نے اس کی فائل اٹھاتے ہوئے پوچھا۔ سر، میرا کوئی تجربہ نہیں ہے کام کرنے کا۔ اگر کوئی موقع دے گا تو ہی میں جاب کر پاؤں گی۔ پہلے کبھی زندگی میں ضرورت ہی نہیں پڑی۔ خود پر قابو پانے کے باوجود اس کے چہرے سے افسردگی چھلکی تھی۔ تو آپ میرڈ ہیں؟ کیپٹن حارث زید نام ہے آپ کے شوہر کا۔ کیا آپ بتا سکتی ہیں اب آپ کو کیوں ضرورت پڑی جاب کی؟ کوئی خاص وجہ؟ اس کی فائل جانچتے انہوں نے استفسار کیا۔ ایک آرمی کیپٹن کی بیوی ہو کر وہ نوکری کے لیے دھکے کھا رہی تھی، یہ بات انہیں تھوڑی عجیب لگی۔ ابھی وہ کچھ بولتی تبھی 3 پیس سوٹ میں ملبوس ایک باروب سی شخصیت اندر داخل ہوئی۔ انہیں دیکھتے ہی سب اٹھ کھڑے ہوئے۔ ان کی سربراہی کرسی پر براجمان ہوتے ہی عمر رسیدہ شخص جھک کر انہیں تفصیلات سے آگاہ کرنے لگا۔ وہ انگلیاں مسلتی ہوئی ان کا جائزہ لینے لگی، جن کے سر پر کہیں کہیں سفید بال تھے۔ بڑھتی ہوئی عمر میں بھی کافی غضب کی پرسنالٹی تھی۔ جی تو مسز حارث زید، آپ کیا کہہ رہی تھیں؟ اب وہ باروب شخص اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ وہ پورے اعتماد سی لڑکی تھوڑی گڑبڑائی، لیکن ان کے سوال پر ہمت جمع کرتی بول اٹھی۔ سر، وہ 3 سال پہلے سوات آپریشن کے دوران شہید ہو گئے تھے۔ وہ لوگ جو پہلے مشکوک نگاہوں سے اسے دیکھ رہے تھے، اب وہاں سناٹا چھا گیا۔ اوہ ویری سوری، آپ سیکریٹری کی جاب کی جو ڈیوٹیز ہیں وہ کر پائیں گی؟ کچھ توقف کے بعد باروب سی آواز گونجی، جس پر اس نے حیرت سے انہیں دیکھا۔ سر، آپ مجھے؟ اس کی بوکھلاہٹ پر وہ مسکرا دیے۔ جی بالکل، آپ کا انتخاب کیا گیا ہے۔ سیلری اور باقی تفصیلات آپ کو جاوید صاحب بتا دیں گے، وہ کہتے ہوئے کھڑے ہوئے۔ یہ حیات کاردار ہیں اس کمپنی کے مالک، ان کی ہی سیکریٹری منتخب کیا گیا ہے آپ کو، جاوید صاحب نے اسے بتایا۔ سب تفصیلات لیتے وہ خوشی خوشی وہاں سے نکل آئی۔ اس نے راستے سے جہانگیر کا پسندیدہ پتیسا بھی لے لیا تھا۔ تانگا نظر آتے ہی وہ اس میں سوار ہو گئی۔ اسے یاد آیا حارث کو اس کے سنگ تانگے کا سفر کرنا بہت پسند تھا۔ وہ آس پاس کے سفر کے لیے تانگے کو ہی ترجیح دیتے تھے۔ حارث کے پاس اپنے والد کی پرانی گاڑی بھی تھی جو وہ کبھی کبھار ہی استعمال کرتے تھے۔ اس کی آنکھوں میں نمی گھلی تو وہ یکدم ہوش میں آتے خود کو سنبھال گئی۔ وہ گجرات کے رہنے والے تھے۔ ان کے خاندان میں امی، ابو، بھائی، بھابھی، وہ اور اس سے چھوٹی 3 بہنیں تھیں۔ بھائی کی شادی سے پہلے تک وہ بہت سکون سے رہتے تھے، لیکن بھابھی کے آتے ہی ان کے گھر میں ہلچل ہونے لگی۔ اکلوتے بھائی کی بیوی ہونے کی وجہ سے وہ بہت رعب جماتی، جس پر امی بدمزگی پیدا ہونے کے ڈر سے چپ سادے رہتی۔ اپنی دوسری بہنوں کے مقابلے میں وہ تھوڑی دبو قسم کی تھی، تبھی بھابھی کے عتاب کا نشانہ بنتی۔ ابو کا تعلق اسلامی جماعت سے تھا تو زیادہ تر وہ انہی کاموں میں مشغول رہتے۔ حارث زید سے اس کی شادی حارث اور ابو کی پسند سے ہوئی تھی۔ وہ BA کے پیپروں میں مصروف تھی جب حارث زید کی ان کے گھر آمد ہوئی۔ وہ ابو کے جگری دوست کا بیٹا تھا جن کا تعلق سکردو گلگت بلتستان سے تھا۔ حارث نے آرمی جوائن کی تھی، اسی سلسلے میں کسی کام کی وجہ سے وہ 1 ماہ کے لیے ان کے گھر کے بیٹھک والے کمرے میں ٹھہرا تھا۔ غنوہ کی خاموش طبیعت اور اپنے کام سے کام رکھنے والی عادت حارث کو اس کا اسیر کر گئی۔ غنوہ کا 1-2 بار ہی اسے سرسری سا سامنا ہوا تھا، اس کے جانے کے ہفتے بعد ہی رشتہ آ گیا۔ امی اسے اتنی دور بھیجنے پر رضامند نہیں تھی، مگر ابو نے ان کی ایک نہ چلنے دی۔ اس کی شادی میں بھابھی دبے دبے لہجے میں لوگوں سے اس کی اور حارث کی محبت کے من گھڑت قصے سناتی نظر آئیں، جس پر وہ ضبط کر کے رہ گئی۔ حارث زید کا پرسکون گھر اس کے لیے کسی جنت سے کم نہیں تھا۔ وہ اس سے نہایت محبت اور عزت سے پیش آتا تھا، جو غنوہ کو اس کا گرویدہ بنانے لگا۔ وہ اپنے والدین کا اکلوتا بیٹا تھا۔ اس کی انا بھی اور بابا انتہائی محبت کرنے والے لوگ تھے۔ وہ آپریشن میں شرکت کے لیے گیا تھا، یہ بات اس نے غنوہ سے مخفی رکھی تھی کیونکہ وہ امید سے تھی۔
وہ اسے ذہنی دباؤ سے بچانا چاہتا تھا۔ کچھ دن بعد ہی انہیں اس کی شہادت کی خبر ملی۔ وہ بے یقین سی بیٹھی رہی۔ ان کی شادی کو ہفتے بعد سال ہونے والا تھا۔ آرمی کی طرف سے پورے وقار کے ساتھ کیپٹن حارث زید کو دفن کیا گیا۔ وہ ساکت تھی، اس کی آنکھ سے ایک آنسو نہ بہا۔ اسے اعلیٰ رتبہ ملا تھا، وہ شہید کی بیوہ تھی۔ اب اسے سمجھ آئی تھی حارث ہمیشہ اسے شہیدوں کی ماں اور بیواؤں کے قصے کیوں سناتا تھا۔ وہ اسے ذہنی طور پر تیار کرنا چاہتا تھا۔ ہم فوجی اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر پھرتے ہیں، قوم کی حفاظت کے لیے ہر دم تیار۔ اس کے دماغ میں حارث زید کا خوبصورت لہجہ گونجا۔ اس کے گھر والے بھی آئے تھے، وہ اسے ساتھ لے جانا چاہتے تھے مگر وہ نہ مانی۔ اس کی گود میں جب جہانگیر آیا تو وہ کتنی دیر اسے سینے سے لگائے روتی رہی۔ جہانگیر کا نام بھی حارث زید کی خواہش پر رکھا گیا۔ حارث زید کی شہادت کے 1 سال بعد بابا بھی انتقال کر گئے۔ پیچھے وہ تینوں رہ گئے۔ گھر والوں نے اور انا بھی نے بھی زور لگایا وہ دوسری شادی کر لے، مگر وہ نہ مانی۔ وہ جہانگیر کو پورے اعتماد زندگی دینا چاہتی تھی، جو اسے اپنی بھابھی یا سوتیلے لوگوں کی موجودگی میں ممکن نظر نہیں آتی تھی۔ وہ خود نوکری ڈھونڈ رہی تھی اور بالآخر آج اس کی محنت رنگ لائی تھی۔ رات وہ ڈنر کے بغیر سویا تھا، تبھی اب اس کے پیٹ میں چوہے بریک ڈانس کر رہے تھے۔ وہ جلدی سے اٹھتا فریش ہو کر نیچے آیا، مگر اپنے باپ کو ڈائننگ ٹیبل پر براجمان اخبار کھنگالتے دیکھ کر اس کا موڈ خراب ہوا۔ اپنی ماں کی گھوریوں پر وہ ناچار کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گیا۔ کیا لوگے بیٹا؟ شرمین کی آواز پر حیات کاردار نے نگاہیں اخبار سے ہٹا کر اسے دیکھا۔ ہاں بیٹا بتاؤ نا کیا لوگے؟ ارے ہاں، میرا شہزادہ کیا شوق سے کھاتا ہے، یہ مجھ سے بہتر کون جانے گا؟ نصیر جاں، انہوں نے شہد آگی لہجے میں کہتے باورچی کو آواز دی۔ شرمین کے ساتھ ساتھ میکائل نے بھی آنکھیں پھیلائے باپ کو دیکھا۔ پہلی بار اس نے اپنے باپ کے منہ سے اپنے لیے محبت بھرے الفاظ سنے تھے۔ ہضم کرنا مشکل تھا۔ جی صاحب، نصیر جاں مؤدب کھڑا بولا۔ اپنے میکائل صاحب کے لیے چیز پراٹھا اور مخصوص آملیٹ لے آؤ، ساتھ میں دودھ پتی کا کپ۔ ان کے حکم نامے پر نصیر جاں بھی بوکھلا گیا، کیونکہ ایسی محبت سے اس نے بھی پہلی بار سنی تھی میکائل کے لیے۔ جی جی صاحب۔ وہ جلدی سے بھاگا۔ میکائل نے آنکھیں چھوٹی کی، انہیں بغور دیکھا۔ جناب عالی، آپ کو اگر کچھ دیر انتظار کی زحمت گوارا نہ ہو تو سرسری سا اخبار کا جائزہ لے لیں۔ انہوں نے استہزائیہ ابرو اٹھائی۔ میکائل نے سر کھجاتے ان کے ہاتھ سے اخبار لے لیا۔ یہ جو بھی ہو رہا تھا اس کی سمجھ سے باہر تھا۔ برخوردار، یہ اخبار آپ نے الٹا پکڑا ہے، ایسے نہیں ایسے۔ انہوں نے اس کے ہاتھ سے اخبار درست کیا۔ اسی دوران نصیر جاں دوسرے ملازم کے ساتھ مل کر اس کا ناشتہ لگانے لگا۔ اور کچھ تو نہیں چاہیے بیٹا جی آپ کو؟ اپنا مال ہے، جتنا مرضی اڑاؤ۔ ان کی آواز میکائل کو اپنا مذاق اڑاتی محسوس ہوئی۔ اب اس کا ضبط جواب دے گیا تھا۔ کیا ہوا ہے آپ کو؟ کیوں ایسی بہکی بہکی باتیں کر رہے ہیں؟ اس نے بمشکل نارمل لہجہ اپنایا۔ وہ بھی کہاں باپ کا لحاظ کرتا تھا۔ ارے اب بھی تمہیں مسئلہ ہے؟ تمہاری ماں نے میرا دماغ کھا لیا تھا رات کو۔ میرا بیٹا اپسیٹ رہتا ہے، آپ اس سے اچھے سے بات کیا کریں وغیرہ وغیرہ۔ میں بیٹے کا خیال کروں لیکن بیٹا میرے سر میں خاک ڈلواتا رہے۔ میں اکیلا سر کھپاؤں لیکن یہ بیٹھ کر آرام سے اڑائے یا پھر مجنوں بنا پھرتا رہے۔ مر جاؤں جس دن، اس دن ڈھول بجانا تم ماں بیٹا۔ میکائل کا چھیڑنا انہیں غضبناک کر گیا تھا۔ ان کی بات پر شرمین نے دہل کر دل پر ہاتھ رکھ لیا۔ سب نوکر ہونک پن سے دیکھنے لگے۔ تماشا تو روز ہوتا تھا لیکن حیات کاردار اتنے جذباتی نہیں ہوتے تھے۔ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ ناشتہ تو کرتے جائیں۔ شرمین نے انہیں اٹھتے دیکھ کر التجا کی۔ پہلے ہی ان چکروں میں لیٹ ہو چکا ہوں، تم اپنے صاحبزادے کو ناشتہ کرواؤ، میرا کیا ہے؟ وہ شرمین کی پکار کو انسنا کرتے چلے گئے۔ اب وہ میکائل کی طرف پلٹی جو ساکت بیٹھا تھا۔ انہوں نے کچھ بولنا چاہا مگر وہ کرسی کو دھکا دیتا گھر سے نکل گیا۔ وہ اس کے پیچھے بھاگی مگر اس نے مڑ کر نہ دیکھا۔ وہ لاؤنج میں سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ جانے کب کاردار ولا میں پرسکون دن آنا تھا۔ حیات کاردار لاہور کے رہنے والے تھے مگر گلگت بلتستان کی خوبصورتی انہیں سکردو کھینچ لائی۔ آئے تو وہ اپنے کاروبار کے سلسلے میں تھے مگر پھر یہیں کے ہو کر رہ گئے۔ ان کا اپنا ٹرانسپورٹ کا وسیع کاروبار تھا، کاردار ٹرانسپورٹ کے نام سے، جو ان کو وراثت میں ملا تھا۔ وہ اپنے والدین کی اکلوتی اولاد تھے اور آگے ان کا خود کا بھی اکلوتا بیٹا تھا، جو ان کی نظر میں سارے جہان کا نکما اور نکھٹو پیس تھا، جس کو آوارہ گردیوں سے ہی فرصت نہیں ملتی تھی۔ وہ اسے پرفیکٹ انسان بنانا چاہتے تھے اور اسی کوشش میں اس کی شخصیت مسخ کرتے چلے گئے۔ وہ اب بھی خود کو حق بجانب سمجھتے تھے۔ ان کی شادی اپنی تایا زاد شرمین سے ہوئی تھی، جو ایک خاموش طبع خاتون تھی۔ وہ دونوں باپ بیٹے کے جھگڑے میں ہی الجھی رہتی۔ ان کا بیٹا اپنے باپ سے بیزار رہنے لگا تھا، اسے اپنی خواہش پوری نہ ہونے کا رنج تھا۔ تو جناب رائٹر نے جو ہے وہ بچے کی جو باتیں ہیں وہ بالکل ہی توتلے انداز میں لکھی ہیں، جو مجھے پڑھتے ہوئے تھوڑی سی
मुश्किल होती है, मैं थोड़ा अटक जाती हूँ। कोशिश करूँगी कि आप सबको जो है वो सही तरह से बता सकूँ। मैं तोतली आवाज़ में नहीं बोलना चाहती, मैं बच्ची नहीं हूँ, और दूसरा ये कि उससे आप लोगों को भी समझने में भी काफ़ी मुश्किल होगी। मम्मी कहाँ जा रही हो? जय जो अभी उठा था अपनी माँ को आईने के सामने तैयार होता देखकर आंखें मसलता उठ बैठा। ओए होए, मम्मी की जान उठ गया। वो बाल बनाने छोड़कर जल्दी से उसके पास आई। मम्मी हम कहाँ जा रहे हैं? उसकी तान वहीं अटकी थी। गनवा उसकी चालाकी पर हंस दी, जो खुद को भी उसके साथ शामिल कर गया था। हम नहीं, सिर्फ मैं जा रही हूँ मेरी जान, आप अन्ना भी के साथ रुकोगे? उसने जय का मुंह धुलवाते टॉवल से साफ किया। लेकिन जय को मम्मी के साथ रहना है। उसने मुंह बसोरते रोने की तैयारी पकड़ी। मम्मी का बेबी तो बहुत अच्छा बच्चा है, वो मम्मी की बात मानता है ना? उसने जय का चेहरा ऊपर उठाया। हाँ मानता तो है, लेकिन वो मम्मी के दूर जाने से डरता है। उसकी बात पर गनवा ने सहम कर उसे देखा और यकदम उसे खुद में भींच लिया। मेरी जान, मम्मी अपने जय को कभी भी छोड़कर नहीं जाएंगी, वो हमेशा साथ रहेंगे। वो काम करने जा रही हैं ताकि बहुत सारे पैसे कमा कर लाएं और जय के साथ खूब मज़े करें। वो जय को थपकते हुए बोली, जो उसके साथ लिपटा हुआ था। ना जाने किसकी बातें उसके कान में पड़ गई थी। वो जानती थी उसका बेटा अपने हम उम्र बच्चों से ज़्यादा समझदार था। अगर जय चाहता है मोमी सुपर वुमेन बने तो उसे चाहिए वो मोमी का साथ दे। उसने जय का सर चूमते हुए कहा था। वो झट से सर उठाता उसके गाल पर अपना छोटा सा हाथ रखे उसकी नम आंखें देखने लगा। सॉरी, जय ने मोमी को रुला दिया। जय चाहता है मोमी सुपर वुमेन बने और कभी ना रोए। उसने धीरे से माँ का गाल चूम लिया। माँ बेटे के लाड खत्म हो गए हो तो आकर नाश्ता कर ले। दरवाजे पर खड़ी अन्ना भी उन दोनों को देखकर मुस्कुरा दी। वो खुश थी अपने पोते की अच्छी परवरिश पर और चाहती थी जहांगीर अपनी माँ के साथ ही रहे। कभी कभी उन्हें अपनी खुदगर्जी पर अफसोस भी होता, मगर वो भी मजबूर थी। अपने पोते को रुलता नहीं देख सकती थी। उनका बुढ़ापा उन्हें इस बात की इजाज़त नहीं देता था कि वो दर दर की ठोकरें खाएं। जय को उसने नीचे उतारा और अपने बजते फ़ोन की तरफ लपकी, जहाँ जोया कॉलिंग जगमगा रहा था। जोया उसकी दूसरे नंबर वाली बहन थी। वो जानती थी अम्मी होंगी। फ़ोन अटेंड करके कान से लगाकर उसने इधर उधर निगाहें दौड़ाईं तो जय कमरे से गायब था। अस्सलामुअलैकुम अम्मी, कैसी हैं आप? उसने बात का आगाज़ किया। वालेकुम अस्सलाम, मैं तो ठीक हूँ। तुम बताओ ज़रा, क्या करती फिर रही हो? आखिर तुम क्यों इन नौकरियों के चक्कर में पड़ रही हो? तुम 3 लोग हो, 2 दुकानों के किराए और हारिस की पेंशन से अच्छा गुजारा हो तो रहा है। वो तो शुरू ही हो गई थी। अम्मी मुझे गुजारा नहीं करना, अपने बच्चे को बेहतरीन ज़िंदगी देनी है। आप जानती हैं महंगाई बहुत हो गई है। ऐसे में बिजली, गैस, इंटरनेट, फ़ोन के बिल भरने के बाद सारा पैसा राशन, दवाएं और कपड़े जूतों में चला जाता है। अब जहांगीर स्कूल जाने लगेगा तो उसके लिए मुझे पैसों की ज़रूरत पड़ेगी। उसकी लंबी चौड़ी दलील पर कुछ लम्हे के लिए वो खामोश हो गई। तो तुम यहाँ आ जाओ। उनकी धीमी आवाज़ सुनकर वो तल्खी से मुस्कुरा दी। वो अच्छी तरह जानती थी वहाँ जाकर उसे घेर कर दूसरी शादी करवा देते, जहाँ उसके बेटे की गुंजाइश ना निकलती और उसका जय रुल जाता। अम्मी, जैसी ज़िंदगी मेरी बहनें जीती हैं, मैं हरगिज़ नहीं चाहूँगी मेरा बेटा वैसी ज़िंदगी जिए। मैं उसे बेखौफ और निडर बनाना चाहती हूँ, जहाँ वो किसी तानो तशनी के तीर झेले बगैर ये कहने के काबिल हो उसकी परवरिश उसकी माँ की मेहनत से कमाए गए पैसे से हुई है। वो मजबूत लहजे में उन्हें बहुत कुछ बावर करवा गई। अम्मी, अपिया को खुली फिज़ा में सांस लेने दें प्लीज़। हम भी नहीं चाहते जय की शख्सियत पर यहाँ का मनफी असर पड़े। यह उसकी तीसरे नंबर वाली बहन माया थी। उसने ठंडी सांस ली। चलो, कुछ लोग तो उसे समझते थे। अपिया, जय को बहुत सा प्यार दीजिएगा और हिम्मत मत हारिएगा, हम आपके साथ हैं। उसकी सबसे छोटी बहन अनाया बोली तो वो मुस्कुरा दी। ज़रूर मेरी जान। वो गायब हो गया यहाँ से। मैं शाम को तुम्हारी बात भी करवा दूँगी। बेस्ट ऑफ लक अपिया फॉर योर न्यू जॉब। उसकी बहनों ने उसे विश किया। वो अब अपनी बहनों से इधर उधर की गुफ्तगू करने लगी। ऑफिस का माहौल और कमरा दोनों ही उसके लिए पुरसकून और आरामदेह साबित हुए थे। शायद वहाँ के वर्कर्स को ख़ास हदायत दी गई थी उसके बारे में, जो वो सब भी सोसाइटी के लोगों की तरह उसके साथ खासे इज्जत और एहतराम से पेश आ रहे थे और हर कोई उसकी मदद के लिए तैयार था। वो जो जॉब को लेकर काफ़ी टेंशन में थी, अब सारी उलझनें सुलझ गई थी। जय के लिए वो अन्ना भी को काफ़ी हदायत दे आई थी, फिर भी बार बार कॉल करके खैरियत दरियाफ्त करती रही। अन्ना भी उसे करीबी पार्क ले गई थी तो वो कुछ मुतमईन हो गया। कंपनी के मालिक हयात कारदार उसे काफ़ी पसंद आए थे। उनकी पर्सनैलिटी बहुत चार्मिंग थी, तभी ऑफिस का माहौल उनकी शख्सियत जैसा था। अभी तक तो उसका काम उनकी सारी डीलिंग्स का टाइम टेबल सेट करना था। उनके पास अपनी बसें, रेंट पर देने वाली गाड़ियाँ और ट्राले थे। वो शिफ्टिंग के लिए ट्रक, टूरिस्ट गाइड्स और जीप वगैरह भी सयाहों के लिए मुहैया करते थे। इसीलिए उनका कारोबार पूरे पाकिस्तान में फैला हुआ था।
جاوید صاحب نے حیات کاردار کو دینے کے لیے فائل دی تھی جو لے کر وہ ان کے آفس آن پہنچی۔ دروازہ ناک کرنے پر اسے اجازت مل گئی۔ وہ ہر بار اس کے ساتھ کافی نرمی سے گفتگو کرتے جس سے وہ مزید ان کی گرویدہ ہو گئی تھی۔ سر یہ فائل جاوید صاحب نے دی ہے۔ وہ ان کے سامنے ٹیبل پر فائل رکھتے پلٹی لیکن ان کی پکار پر رکنا پڑا۔ کنوا بیٹا اگر آپ برا نہ مانیں تو کافی بنا دیں گی، مجھے کافی تھکن ہو رہی ہے۔ وہ التجائی نظروں سے اسے دیکھنے لگے جس پر وہ خامخواہ شرمندہ ہو گئی۔ اسے وہ کافی بکھرے ہوئے لگے تھے۔ شیور سر، میں ابھی بنا کر لائی۔ وہ باہر آتے ٹک شاپ کا پوچھتے وہاں چلی گئی۔ میکائل کو صبح سے دوپہر ہو گئی تھی، نہ کسی کی کال اٹھا رہا تھا نہ ہی کچھ کھایا تھا۔ ٹھنڈی ہوائیں چل رہی تھیں مگر وہ بیزاری سے پارک کے بینچ پر بیٹھا تھا۔ بابا کے دیے گئے کام چوری کے تانوں کی وجہ سے اس کا موڈ سخت خراب تھا۔ وہ عموماً اس کو ڈانٹتے ہی رہتے تھے جس کا اس پر کوئی خاص اثر نہیں ہوتا تھا، لیکن آج اس کو غصہ ملازمین کے سامنے عزت افزائی کرنے پر آیا تھا۔ ان کی دہاڑ پر وہ اپنی ماں کی منتوں کو بھی انسنا کرتا واک آؤٹ کر گیا تھا۔ جب بھی اس کو اکیلا رہنا ہوتا وہ اپنے گھر کے سامنے بنے پارک میں ہی آتا تھا۔ بچوں کا شور و غل اس کے دماغ پر ہتھوڑے کی طرح بج رہا تھا۔ اس کا دل کیا سب کو اٹھا کر کہیں دور پھینک دے۔ وہ یہ بھی کر گزرتا اگر سامنے درخت کے پاس کھدائی کرتا بچہ اس کی توجہ نہ کھینچتا۔ اس نے ٹھٹک کر اس بمشکل 3 سالہ کیوٹ سے بچے کو دیکھا جو اینٹ کو ایک ہاتھ میں اٹھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ جب نہ اٹھائی گئی تو منہ کے برے برے زاویے بنانے لگا۔ یہ ساری کارروائی دیکھتے میکائل کا غصہ جھاگ کی طرح بیٹھ گیا۔ اس نے اپنی آنکھوں سے آپٹیکل فریم والے گاگلز اتارے اور دلچسپی سے اس بچے کو دیکھنے لگا۔ یہ لال سیب کس کا ہے؟ اس نے دل میں سوچتے ادھر ادھر دیکھا مگر سب واک میں مصروف نظر آئے۔ وہ بچہ ہار نہ مانا، آخر کندھے جھٹکتے ہوئے اینٹ رکھ کر چھوٹے پتھر کو ایک ہاتھ میں اٹھائے درخت کے پاس لا کر پھر سے اپنے کام میں مشغول ہو گیا۔ میکائل اسے دیکھتا رہا، اس کا دل اس بچے کی طرف کھینچنے لگا تھا۔ وہ دبے پاؤں اس کے سر پر جا کھڑا ہوا مگر وہ بچہ ہنوز اپنے کام میں مصروف رہا۔ اوئے کون ہو تم اور اکیلے یہاں کیا کر رہے ہو؟ اس نے بچے کو پکارا۔ جے نے نگاہیں اٹھا کر غصے سے ان بدتمیز انکل کو دیکھا جو بدلحاظی سے اس کے ساتھ مخاطب تھے۔ اس نے ایسا لہجہ اپنے لیے پہلی بار سنا تھا، تبھی جواب دینا ضروری نہ سمجھا اور سر جھٹک کر پھر سے اپنا کام کرنے لگا۔ ایکسکیوز می، تم بہرے ہو؟ میکائل کو خود کا اگنور کیا جانا سخت تاؤ دل آ گیا۔ اس نے اپنی ماں کے علاوہ کبھی کسی کو محبت سے نہیں بلایا تھا تو اسے نہیں معلوم تھا بچے صرف نرم لہجہ سمجھتے ہیں۔ کیا پرابلم ہے آپ کے ساتھ؟ یہ پارک آپ کا تو نہیں ہے نا؟ جہانگیر نے انتہائی غصے سے کہا۔ اوئے ابھی تم زمین سے اگے نہیں ہو اور زبان دیکھو 2 گز کی، میکائل نے اپنی بے عزتی پر تل ملا کر کہا۔ اسے پارک کو پالک بنائے جانے پر ہنسی تو بہت آئی مگر خود کا دفاع بھی ضروری تھا۔ اسے موٹو بچے کا لال بھبو کا چہرہ مزہ دے رہا تھا۔ میں اگا نہیں ہوں، آسمان سے اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے اور میں بہت اچھا بولتا ہوں، بدتمیزی آپ کر رہے ہیں۔ اس نے ادھار رکھنا تو سیکھا ہی نہیں تھا۔ میکائل نے چھوٹی آنکھیں کیے، اس کی 120 کی سپیڈ سے چلتی زبان دیکھی۔ اس بچے میں اس کی دلچسپی مزید بڑھ گئی تھی۔ نام کیا ہے تمہارا؟ اس نے اس بار نرمی سے پوچھا۔ پہلے آپ بولو مجھے۔ اس کی فرمائش پر میکائل نے بڑبڑاتے ہوئے خود کو آپ بولنے کے لیے تیار کیا۔ محترم، آپ اپنا نام بتانا پسند فرمائیں گے؟ میکائل نے زبردستی کی مسکراہٹ سجائی۔ نہیں۔ اپنے جواب پر جہانگیر اس کی اڑی رنگت دیکھتے کھلکھلا اٹھا۔ اس کی ہنسی پر میکائل نے بھی مسکراہٹ دبائی۔ مومی کہتی ہیں ہر کسی کو اپنا نام نہیں بتاتے۔ اب کی بار وہ اپنے کھلونے اٹھائے چل پڑا۔ میکائل نے بغور اس بچے کا ذمہ دار روپ ملاحظہ کیا۔ وہ بچہ ایک بینچ پر بیٹھی گفتگو کرتی 2 بزرگ خواتین کے درمیان اپنے کھلونے رکھتا مڑ کر اسے دیکھتا بھرپور ایٹیٹیوڈ سے ان کے ساتھ براجمان ہو گیا۔ اس کی ادا پر اپنی ہنسی قابو کرتا میکائل سر کھجا کر رہ گیا۔ وہ اپنی بدلتی کیفیت پر کنفیوژن کا شکار تھا کیونکہ میکائل کاردار نے اس سے پہلے اپنی زندگی میں ایسا خوبصورت لمحہ نہیں گزارا تھا۔ وہ اس بچے سے دوبارہ ملنے کی خواہش لیے رخ موڑ گیا ورنہ اس کا دل کر رہا تھا اسے ان خواتین کے درمیان سے ہی اٹھا لائے مگر اس پر اغوا کا الزام لگ سکتا تھا۔ وہ اگلے دن دوبارہ یہاں آنے کا ارادہ کرتا پارک سے نکل آیا۔ اپنا ہینڈ بیگ چیک کرتی گنوا کی نظریں جے پر پڑیں جو بڑبڑ کرتا انتہائی غصے میں اپنے کان مروڑ رہا تھا۔ گنوا ہنستی ہوئی نفی میں سر ہلاتی کھڑی ہوئی۔ جے، مومی کی جان کیا ہوا ہے؟ وہ اس کو پیچھے سے ہی اٹھا کر بستر پر لے آئی۔ جے بیڈ مین سے بات نہیں کرتا۔ وہ کیوں اپنا نام بتائے؟ وہ گنوا کے پیٹ پر سر رکھتے ہوئے بولا۔ اپنی ماں سے لاڈ کرنے کے اس کے مختلف انداز ہوتے تھے۔ کون سے بیڈ مین؟ وہ جلدی سے سر اٹھاتی اسے دیکھنے لگی۔ او مومی ڈرے نہیں، جے نے پارک میں ان کو بہت اچھی طرح بتا دیا۔ وہ اپنی ماں کو پریشان دیکھ کر دلاسا دینے لگا۔ جو بھی تھا آپ انا کے ساتھ ہی رہا کرو جہاں بھی جاؤ اور دوبارہ کسی سے بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، انڈرسٹینڈ؟ اس نے گھورا۔
यस बॉस। जय के सैल्यूट करने पर वो नम आंखों से मुस्कुरा दी। उसे जय में हारिस जैद की शबीह दिखाई देती थी। वो भी तो ऐसे ही किया करता था। आप रोएं तो नहीं, बोला ना पक्का उनके साथ नहीं रहूँगा, नहीं बोलूँगा। जय मुंह बसोरे उसका गाल चूम गया, जिस पर वो उसे चटाचट बोसे देती थपक कर सुलाने लगी। आज उसे पुरसकून नींद आनी थी। बहुत बड़ा बोझ सर से सरक गया था। वो घर रात गए तक आया था। उसने अपनी माँ को खैरियत की इत्तला दे दी थी, तभी वो पुरसकून नींद सो रही थी। उसके अपने कमरे की तरफ बढ़ते ही एक साया भी वहाँ से हट गया था। वो आज पहली बार दिल से खुश था। क्यों? ये तो वो खुद भी नहीं जानता था। बस गुनगुनाता हुआ शावर लेकर रूम फ्रिज से लीची का जूस निकाल कर पीने लगा। सारा दिन घूम फिर कर गुजारा था। ना दोस्तों की कॉल्स अटेंड की, ना उनसे मिला। कुछ खाने का भी दिल नहीं किया। अब भी जूस की बोतल ख़त्म करके नीचे फेंकी और कंफर्टर में घुस गया। उसने जैसे ही आंखें मींची, एक मासूम मगर गुस्से भरा लहजा कानों में गूंजा। क्या प्रॉब्लम है आपके साथ? ये पालक आपका तो नहीं है? उसने फ़ौरन से आंखें खोलीं। आज से पहले वो बिना कुछ सोचे बेफिक्री से सोया था, मगर अब ऐसा नहीं हो पाया था। ये तो तय था, अब वो उस बच्चे का पीछा छोड़ने वाला नहीं था। पालक, वो ज़ेरे लब बड़बड़ाता कहकहा लगा गया। हाँ, ये मेरा बेटा कब से खुद से बातें करने लगा। अंदर दाखिल होती शर्मीन हैरत से उसे देखते हुए बोली, मम्मा आप जाग रही थी अभी तक? कहा तो था सो जाइएगा, मुझे देर हो जाएगी। उसने उठकर बैठते हुए खफगी से कहा, मैं सोई हुई थी, मगर तुम्हारे डैड को खांसी उठी तो जाग गई। फिर मैंने सोचा देख लूँ तुम आ गई या नहीं। उनकी तफसील बताने पर वो लब भींच गया। तुम ये इतनी ठंड में एक तो शावर लिए बैठे हो, ऊपर से शर्ट भी उतार रखी है। उनकी डांट डपट पर उसने नज़रें बचाकर उनके पाँव के पास पड़ी जूस की खाली बोतल देखी। अगर उनकी निगाह पड़ जाती तो उसका कोर्ट मार्शल पक्का था। वो उन्हें वहाँ से हटाने की तरकीब सोचने लगा। फिर मुंह पर मस्कीनी तारी करते हुए बोला, मम्मा यार अब आ ही गई हैं तो कुछ खाने को दे दें, सुबह से भूखा हूँ। उसने इमोशनल कार्ड खेला था और तीर निशाने पर लगा। उफ, मेरा बच्चा सुबह से भूखा है, मुझे क्या पता था, फिर भी तुम मुझे सोने का कह रहे थे। वो जल्दी जल्दी बोलते हुए वहाँ से चली गई। वो शुक्र का कलमा पढ़ता वहाँ से बोतल उठाकर खिड़की से बाहर उछाल गया। हमेशा की तरह पहले उसे अफसोस हुआ खुद के ही घर के लॉन में कचरा डालने पर। फिर गुनगुनाता हुआ शर्ट पहनने लगा। घर की खातिर सो दुख झेलें, घर तो आखिर अपना है। अब रात के 2 बजे उसका रुख किचन की तरफ था, जहाँ उसकी माँ उसका पसंदीदा खाना लगा रही होंगी। इश्तिहा अंगेज खुशबुओं पर एकदम से उसकी भूख चमक उठी। जय, आज मम्मी जल्दी वापस आ जाएंगी और आपको स्कूल में एडमिशन दिलवाने ले जाएंगी। कुरान पाक बंद करते हुए गनवा ने जहांगीर को कहा, जो उसके गले में बाहें डाले लटका हुआ था। मम्मी, जय अभी आपका बेबी है, उसको स्कूल नहीं जाना। जय ने फ़ौरन उसके मंसूबे पर पानी फेर दिया। ओह अच्छा, मैंने सोचा था जय अब 3 साल का हो गया है माशाल्लाह से, तो मुझे उसको साइकिल लेकर देनी चाहिए ताकि वो बाहर गली में घूम फिर लिया करे। चलो कोई बात नहीं। कनवा ने मसनूई तासुब से आंखें फेरी, जबकि साइकिल के नाम पर जय के कान खड़े हो गए। मम्मी, जय अब इतना भी छोटा बेबी नहीं है, वो बड़ा बेबी है, साइकिल तो ले ही सकता है। कनवा उसकी चालाकी पर हंसती, जो अब अपने मतलब की बात पर बड़ा बन जाता था। अच्छा मेरे बड़े बेबी। कनवा ने उसे खुद से भींचकर चूमा, जिस पर वो खिलखिला उठा। बहुत हो गई मम्मी से लाडियाँ, अब जल्दी से सिपारा उठाओ और सुनाओ मुझे जो कल पढ़ाया था। कनवा ने उसका ध्यान सिपारे की तरफ किया तो वो सीधा हो बैठा और हिलता हुआ सबक याद करने लगा। कनवा मोहब्बत से उसकी टोपी दुरुस्त करने लगी। फ़ोन की आवाज़ पर उसने आंखें बंद किए हुए ही साइड टेबल से उठाकर कान से लगा लिया। हेलो, मिकाइल कारदार हेयर, उसने गनूदगी में ही कहा। मिकाइल कारदार के बच्चे कहाँ हैं कल से? हमने अंकल और आंटी से पूछा, तब जाकर पता चला, वरना तूने तो हमारा हार्ट फेल करवाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। हसन बिना रुके शुरू हो गया था। सुबह सुबह मेरा गधों की आवाज़ें सुनने का बिल्कुल मूड नहीं है, उसने जवाब देकर फ़ोन बंद करते दूर उछाल दिया। फ़ोन मुसलसल बजता रहा, मगर उसके कान पर जूं तक ना रेंगी। उसकी इजाज़त के बगैर किसी को भी उसकी ज़िंदगी में दाखिल होने की इजाज़त नहीं थी। वो 10 बजे के करीब जागा था। उसकी मम्मा ने भी उसके लेट आने की वजह से उसे नहीं जगाया था। ट्राउज़र शर्ट में ही बिखरे बालों में हाथ घुमाते हुए वो नीचे आया। वो मुतमईन था, क्योंकि हयात कारदार इस वक्त तक ऑफिस जा चुके होते हैं। सब मुलाजमीन अपने कामों में मसरूफ़ थे जब नसीर जहाँ भागा आया। मिकाइल बाबा, आपके लिए नाश्ता ले आऊँ? वो मुअद्दिब लहजे में उससे मुखातिब हुआ। तुम लीची का फ्रेश जूस ले आओ और शबनम तुम मम्मा को बुला कर लाओ। उसने बैक वक्त दोनों को ऑर्डर दिया और लाउंज के सोफे पर धप से गिर गया। उठ गया मेरा बच्चा, ज़रूर आज माँ के हाथ के बने आलू वाले पराठे खाने होंगे। शर्मीन आते ही उसके दिल की बात बता गई, जिस पर वो हंसते हुए सीधा हुआ। यस ब्यूटीफुल लेडी। वो सीने पर हाथ रखे आंखें बंद कर गया। अच्छा वो तो ठीक है, लेकिन ये तो तुम बताओ, हसन और वलीद की फ़ोन कॉल्स क्यों नहीं अटेंड कर रहे?
ना 2 दिनों से उनसे मिले हो। बेटे उनको किस बात की सज़ा दे रहे हो? तुम अच्छी तरह जानते हो वो तुम्हारे मुखलिस दोस्त हैं। शर्मीन उसे समझाने की कोशिश करने लगी, जो सरासर बेकार था। आपने मेरा अच्छा भला मूड ख़राब कर दिया है, जा रहा हूँ मैं। वो फ़ौरन से पेशतर जूते पहनता उठने लगा तो शर्मीन एकदम घबरा गई। वो कभी अपने बेटे को समझ नहीं पाई थी, जाने कौन सी बात उसकी तबीयत पर गिरा गुजरे। मेरे बच्चे, अब मम्मा को भी यूं परेशान करोगे? वो नम लहजे में बोली, जिस पर वो सर्द आह भरता उनके कंधों पर बाजू फैला गया। यार मम्मा, आप जानती हैं मुझे ऐसे दूसरों की तरफदारी करना सख्त नापसंद है। वो दोनों इतने मासूम नहीं हैं जितना आपने समझ रखा है। हमेशा वही बात करते हैं जिससे मुझे सख्त चिढ़ है। शर्मीन समझ गई थी वो कौन सी बात थी। वो थके हुए अंदाज में उसके कंधे पर सर रख गई। आप बेफिक्र रहें, जब मूड हुआ तो मिल लूँगा, मरे नहीं जा रहे वो। उसने हंसते हुए उनकी पेशानी चूम कर कहा, जिस पर वो उसको मुक्का जड़ गई। वो मज़े से नाश्ता करता हुआ पार्क जाने की तैयारी करने लगा। दोस्तों की मुसलसल आती कॉल्स को इग्नोर करता वो सेल फोन घर पर ही छोड़ गया था। 1 महीने में ही वो अच्छी तरह से ऑफिस में एडजस्ट हो गई थी। हयात कारदार को उसके हाथ की कॉफ़ी बहुत पसंद आई थी, तभी रोज़ाना वही बनाकर देने लगी थी। अभी लंच ब्रेक आने वाला था तो उसने सोचा जल्दी से कॉफ़ी बनाकर रख आए। वो कॉफ़ी लेकर जैसे ही कमरे में दाखिल हुई उसकी चीखें निकल गईं। हयात कारदार होशो खिरत से बेगाना आड़े तिरछे सोफे पर पड़े थे। उसके शोर पर सारे ऑफिस का स्टाफ इकट्ठा हो गया। जावेद साहब जल्दी जल्दी उनको अस्पताल ले गए थे और उनके घर भी कॉल कर दी गई थी। गन्वा को हयात कारदार की सख्त टेंशन थी। अपने केबिन की तरफ जाते हुए वो बेचैनी से हथेलियां मसल रही थी जब उसके कानों में ऑफिस के वर्कर्स की आवाज़ पड़ी। क्या हयात साहब की औलाद नहीं है क्या? किसी ने मुतजस्सिस लहजे में पूछा। है तो, एक बेटा है, किसी ने जवाब दिया। रियली? फिर वो ऑफिस तो कभी नहीं आया। हो सकता है किसी दूसरे शहर में ऑफिस संभालता हो। अब की बार कियास आराई की गई। नहीं, वो यहीं रहता है, हमारे एक ऑफिस कोलीग ने ही बताया था। पता ही नहीं क्यों कभी ऑफिस नहीं आया। उनकी गुफ्तगू जारी थी जब वो अपने केबिन में आ गई। न जाने क्या मसला है हयात सर के साथ, हमेशा परेशान और झंझलाहट में ही नजर आते हैं। वो पुरसोच अंदाज में बैठी रही। पार्क में दाखिल होते ही उसने कल वाली जगह पर उस बच्चे को ढूंढा, लेकिन वो मौजूद नहीं था। उसने सरसरी सा अतराफ का जायजा लिया मगर बेसूद साबित हुआ। इससे पहले कि वो मायूस होकर पलटता, बेंच पर कल वाली ही बुजुर्ग खातून के साथ बैठे बच्चे पर उसकी नज़र पड़ी तो मुस्कुरा उठा। आज वो बच्चा अपनी गोद में बनी लिए उससे खेलने में मसरूफ़ था। मिकाइल को समझ आ गई थी ये सिर्फ उससे बचने की नाकाम सी कोशिश थी। वो बेसाख्ता बेंच की तरफ बढ़ गया। अस्सलाम वालेकुम आंटी, मेरा नाम मिकाइल कारदार है। वो बिना सोचे समझे बुजुर्ग खातून को महज़िब अंदाज में मुखातिब कर गया। वालेकुम अस्सलाम बेटा, माजरत के साथ मगर मैंने आपको पहचाना नहीं। वो खातून थोड़ी हिचकिचाते हुए बोली, जबकि जहांगीर उसे देखता रुख फेर गया। मिकाइल तो उस आम की गुठली जितने बच्चे के एटीट्यूड पर ही अश अश कर उठा। जी आंटी, मैं यहाँ बस वॉक के लिए आता हूँ, रोज़ाना आप लोगों को देखता हूँ। असल में मुझे बच्चों से बहुत ज़्यादा लगाव है, तभी आपके बच्चे की तरफ दिल हमकने लगता है। अगर उसका कोई जानने वाला इस वक्त उसकी बातें सुन लेता तो बेहोश हो जाता। ओह अच्छा अच्छा, मेरा जहांगीर है ही इतना प्यारा, जो भी देखता है गर्विदा हो जाता है। सदा की नरम दिल अन्ना भी फ़ौरन उसकी चिकनी चुपड़ी बातों में आ गई थी, जबकि जय ने सदमे से उनको देखा जो उसको धड़ल्ले से नाम बता गई थी। ओह माशाअल्लाह, जय नाम है इस क्यूट बच्चे का। उसने बस आज उसको खेलते नहीं देखा तो पूछने आ गया, तबीयत ठीक है ना आप दोनों की? उसने हंसी दबाए अपना लहजा संजीदा बनाने की कोशिश की। जी बेटा, अल्हम्दुलिल्लाह तबीयत तो ठीक है, बस ये आज पता नहीं क्यों यहीं जम के बैठा है, इसकी वजह से मैं भी अपना चक्कर नहीं लगा पाई। उन्होंने अपनी राम कहानी सुना डाली। ओह आप ऐसा करें, आप अपनी वाक मुकम्मल करें, तब तक मैं बैठ जाता हूँ यहाँ। उसने फ़िक्रमंदाना अंदाज अपनाया। अच्छा चलो ठीक है, अल्लाह ताला तुम्हारा भला करे, मैं 20 मिनट तक आती हूँ। वो जहांगीर से पूछे बगैर उठ खड़ी हुई। मिकाइल उसकी उड़ी रंगत देखता चिढ़ाने के लिए फैल कर बैठ गया। और भाई जहांगीर साहब, नाम तो तुम्हारा अपनी पर्सनैलिटी की तरह जानदार है। अब ये बताओ, मुझसे छुपने की कोशिश की जा रही थी ना? कल तो बड़ी बढ़ के मार रहे थे, आज खुद ही डर गए। वो इस्तेहज़ाइया कहकहा लगा उठा। जय किसी से नहीं डरता। वो तो जय ने मम्मी से बोला था डैड अंकल से वो बात नहीं करेगा, दूर रहना। आप वैसे भी बहुत बड़े लायर हो। उसकी सीधी बात पर मिकाइल की तो आंखें उबल पड़ी। तुम हो क्या चीज़? कोई अगर तमीज़ से बात कर रहा है तो सर पर मत चढ़ो। वो ज़्यादा देर तमीज़ का मुजाहरा नहीं कर पाया था। तो मैंने नहीं बुलाया आपको, आप खुद आए हो। वो भी दांत पीसते हुए बोला। मिकाइल ने उसकी तरफ देखा जो लाल पीला चेहरा लिए रुख मोड़ कर बैठा था। कूल डाउन मिकाइल, ऐसे तुम उसे खुद से बदजन कर रहे हो। बच्चे प्यार की ज़ुबान समझते हैं, तुम्हें उसको मोहब्बत से ही शीशे में उतारना होगा। वो दिल ही दिल में खुद को बावर करवा गया।
यार हम लड़ क्यों रहे हैं, हम दोस्ती भी तो कर सकते हैं ना। उसने शहदागी लहजे में पूछा तो जय मशकूक निगाहों से उसे देखने लगा। मैं नहीं, आप लड़ रहे हो। जय बैड बॉय नहीं है, मम्मी कहती हैं गुड बॉय फाइट नहीं करते। जय ने फिर से उसे बुरा कहा था, जिस पर वो सर खुजाकर रह गया। ये बच्चा नहीं बाप है। ओके, मैं ही लड़ रहा था बस, आप दोस्ती करें। उसने हाथ आगे बढ़ाया। मम्मी कहती हैं स्ट्रेंजर से दोस्ती नहीं करते। फिर से एतराज़ हाजिर था। उफ, एक तो इसकी माँ पता नहीं कहाँ की मलका जज्बात है, जो बच्चे को भी सब घोल कर पिला रखा है। वो ज़ेरे लब उसकी माँ की शान में कसीदे पढ़ता फिर से गला खंकारने लगा। हाँ, ये अच्छी बात है, अजनबी लोगों से दोस्ती नहीं करनी चाहिए। मगर मैंने तो अभी तुम्हारी ग्रैंड मदर से बात की है, छुपकर तो नहीं मिला ना। इस हिसाब से मैं दोस्त बन सकता हूँ। उसने फिर से बच्चे को घेरा। लेकिन जय तो आप बोलने वाले और अच्छी बातें करने वाले दोस्त पसंद करता है। आप तो बैड हो। जय की बात पर वो तिल मिलाकर रह गया। ये बच्चा नॉन स्टॉप उसे बैड बोल रहा था। ओके, मैं भी जैसे आप कहकर और अच्छी अच्छी बातें करूँगा। डन। फिर से उसने हाथ फैलाया। ओके। जय आपसे इसलिए दोस्ती कर रहा है क्योंकि आप अन्ना को अच्छे लगे हो। जय कुछ देर सोचने की एक्टिंग करते फिर अपना नन्हा सा हाथ धीरे से उसकी हथेली पर रख गया, जिसको मिकाइल ने पूरे दिल से मुट्ठी में भींच लिया। उसे अजीब सी सरशारी का एहसास हुआ था। ठीक है, फिर अब तो हम दोस्त बन गए हैं, अब तो मुझे अंकल नहीं बोलोगे। मिकाइल ने उसके आगे शर्त रखी। फिर क्या बोलूं, दोस्त? उसने इश्तियाक से पूछा। कुछ अच्छा नया दिलचस्प नाम होना चाहिए, जैसे हमारी दोस्ती यूनिक है। हाँ, चम बोलना आप मुझे। यहाँ उसका चम कहना था और वहाँ जय खिलखिला उठा। तुम? वो फिर से खिलखिलाया। उसके हंसने का अंदाज इतना खूबसूरत था कि मिकाइल भी हंस दिया। चम का मतलब दोस्त होता है, उसने वजाहत दी। तुम यानी दोस्त? जय ने सर हिलाकर तायीद की। तुम नहीं, चम बोलो। चे मिकाइल ने उसे बोलना सिखाया। जय ने उसी के अंदाज में कहा। दैट्स लाइक अ गुड बॉय। मिकाइल ने उसके बाल सहलाकर तायीद की। दोस्त ऐसे नहीं करते, मम्मी कहती हैं। वो हग करते हैं। वो बेंच पर खड़ा होकर उसके गले लग गया। उसके मासूम हिसार पर मिकाइल कारदार की दुनिया साकत रह गई। वो मोहब्बतों से ना आशना शख्स था। अपने बाप की एक ज़बरदस्ती की वजह से उसे सारी दुनिया अपनी दुश्मन लगने लगी थी, मगर इस वक्त उसके अंदर अजीब सा सरूर रक्स करने लगा था। इससे पहले कि वो उसके गिर्द हल्का बनाता, जय अपनी अन्ना की आवाज़ पर पीछे हटा। उसकी अन्ना जाने क्या कहती पलट गई, मगर मिकाइल कुछ भी नहीं सुन पाया था। वो अभी तक उसी लम्हे में मकीद था।